हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। हमारा जो बीएससी सेमेस्टर फोर्थ का जो सिलेबस चल रहा था थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिकल फिजिक्स, उसमें हम यूनिट सेकंड पर आते हैं। यूनिट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट है हमारी न्यून तापों का उत्पादन तथा अनुप्रयोग। यहाँ हम जनरली कूलिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जूल प्रसार या जूल थॉमसन प्रसार द्वारा शीतलन। सबसे पहले हम बात करेंगे आदर्श गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए जो नियम लगता है वो होता है जूल का नियम, क्योंकि आदर्श गैस में जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं, स्वतंत्र कण की तरह बिहेव करते हैं और इसलिए उनकी आंतरिक ऊर्जा आयतन और दाब पर निर्भर नहीं करती है। गैस के आयतन दाब पर निर्भर नहीं करती है, सिर्फ ताप पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल किस पर निर्भर करती है, ताप पर। और इसी को क्या कहते हैं, आदर्श गैस के लिए जूल का नियम कहते हैं। अब हम गैसों का मुक्त प्रसार करेंगे। देखिए, दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आदर्श गैसों का मुक्त प्रसार होता है और उसके लिए हम जूल गुणांक को डिस्कस करेंगे। सेकंड थिंग, वास्तविक गैसों का जूल थॉमसन प्रसार होगा जिसमें वर्क किया जाएगा और उसके लिए जूल थॉमसन गुणांक डिस्कस किया जाएगा। गैसों के मुक्त प्रसार में कोई भी वर्क नहीं किया जाएगा। यदि किसी गैस को ऊष्मारोधी निकाय में बिना किसी बाह्य कार्य के प्रसारित किया जाए, मतलब प्रसार में कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, तो ऐसे प्रसार को क्या बोलते हैं, मुक्त प्रसार बोलते हैं। ठीक है। ऐसे मुक्त प्रसार के लिए यदि गैसों के मुक्त प्रसार में अणुओं के मध्य आकर्षण बल है, तो इस आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे उसके आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। कार्य करने के लिए आंतरिक ऊर्जा वर्क के रूप में काम आएगी, तो आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी, जिससे गैस का क्या होगा, शीतलन होगा, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा डिपेंडेंट होने टेम्परेचर। ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी तो टेम्परेचर में कमी होगी, जिससे गैस का क्या होगा, शीतलन होगा। यदि प्रतिकर्षण बल हो, अणुओं के मध्य कैसा बल हो, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल होगा तो मुक्त प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। मुक्त प्रसार में प्रतिकर्षण बल की वजह से गैस की आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी, जिससे गैस का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मतलब उसका तापन होगा। और अगर गैसों के अणुओं के मध्य कोई बल नहीं हो, ठीक है, जो अन्योन्य क्रिया है अणुओं के मध्य उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए, फॉर आदर्श गैस के लिए जैसे हम आइडियल गैस के लिए मान सकते हैं, तो गैसों के अणुओं के मध्य बल का मान क्या हो, शून्य हो, तो मुक्त प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होगा, तो टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वास्तविक गैसों के अणुओं के मध्य कैसा बल होता है, आकर्षण बल होता है। ठीक है, आकर्षण बल के कारण सामान्य ताप पर अधिकांश वास्तविक गैसें क्या दर्शाती है, मुक्त प्रसार में शीतलन का प्रभाव दर्शाती है, उनका टेम्परेचर कम होता है। उनका प्रसार करने पर, उनका प्रेशर कम करने पर, वॉल्यूम एक्सपेंड करने पर उन वो कौन सा प्रभाव दर्शाती है, शीतलन का प्रभाव दर्शाती हैं। गैसों के मुक्त प्रसार से उत्पन्न ताप परिवर्तन को क्या कहलाता है, जूल गुणांक कहते हैं। गैसों के मुक्त प्रसार से उत्पन्न ताप परिवर्तन को जूल गुणांक कहते हैं। तो जूल गुणांक को कैसे डिनोट करेंगे, मुक्त प्रसार में गैस के यूनिट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ताप में जो परिवर्तन होगा, इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट रखते हुए, उसको क्या बोला जाएगा, जूल गुणांक बोला जाएगा। दो गुणांक पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे जूल गुणांक जो मुक्त प्रसार में डिस्कस कर रहे हैं, और एक पढ़ रहे हैं जूल थॉमसन गुणांक जो जूल थॉमसन प्रसार में डिस्कस करेंगे। जूल थॉमसन प्रसार में मुक्त प्रसार नहीं होता है, इसलिए वहां पर एंथैल्पी नियत रहती है, और मुक्त प्रसार में आंतरिक ऊर्जा नियत ली जाती है। देन ईटा इक्वल टू rate of change of temperature with respect to volume at constant entropy, at constant u। और जूल थॉमसन प्रसार में एंथैल्पी नियत रहती है, क्या रहती है, एंथैल्पी, जो कि क्या होती है, H इक्वल टू यू प्लस पीवी। ओके, हमारे पास क्या है, उष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डीक्यू इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन हीट इक्वल टू टीडीएस इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए उससे आते हैं। हमारे पास मैक्सवेल के इक्वेशन हमने डिस्कस किए। मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन लेते हैं, डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू होता है डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर में टेम्परेचर के साथ नियत आयतन पर जो परिवर्तन है वो एंट्रोपी में वॉल्यूम के साथ नियत ताप पर परिवर्तन के बराबर होता है। ये मैक्सवेल का उष्मागतिकी का सेकंड लॉ है। ठीक है, हम इसको इधर लिखा और इसको टी से मल्टीप्लाई कर दिया, टी डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टी इधर भी मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अपने को पता है टी डेल एस क्या होता है, डेल क्यू, क्योंकि हमने पढ़ा है टी डी एस इक्वल टू डी क्यू, देन टी डेल एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल क्यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये एज इट इज आ गया हमारे पास। ठीक है, तो टी डेल पी ओवर डेल टी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए डेल क्यू की वैल्यू यहां से पुट कर रहे हैं, डेल यू प्लस पी डेल वी।
तो डेल क्यू जो ऊपर है उसकी जगह एक बार तो आ गया डेल यू, डेल वी, ये एज इट इज। तो डेल क्यू ओवर डेल वी चाहिए हमें, तो क्या हो जाएगा, डेल क्यू होगा डेल यू प्लस पी डेल वी। तो डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और पी डेल वी वाला टर्म ये हो गया। तो इसको हमने दो पार्ट में अलग अलग लिख दिया, ये आपके पास एज इट इज आ गया। डेल यू एट डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल वी ओवर डेल वी क्या होगा, वन। वी का वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, तो पी एज इट इज बच गया। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो हमें डेल यू ओवर डेल वी निकालनी है, इक्वल टू क्या आ गया टी, और पी इधर आके क्या हो गया माइनस। हम बात कर रहे हैं रियल गैसेज की। वास्तविक गैसों के लिए अवस्था समीकरण क्या होता है, P प्लस ए ओवर वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, वेर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। देन P को हमने खोल दिया, पहले P को V माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, प्लस ए ओवर वी स्क्वायर को इससे किया, तो पहले तो क्या आ गया ए ओवर वी स्क्वायर, वी से वी कैंसिल, प्लस का ए ओवर वी माइनस ए बी ओवर वी स्क्वायर, पूरे ब्रैकेट को हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, V माइनस बी हम P का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करें तो V माइनस बी बिहेव करेगा कांस्टेंट की तरह, P का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टेम्परेचर के साथ डेल P ओवर डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बाकी सारे कांस्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम जो है उसको कांस्टेंट लिया है, तो V कांस्टेंट, V स्क्वायर कांस्टेंट, तो इनका डिफरेंशिएशन हो गया जीरो, और T के रिस्पेक्ट में RT का हो जाएगा R। देन डेल P ओवर डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी R ओवर V माइनस B। ये आपके पास वैल्यू आ गई। यहां पर ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, जो हमने क्या कैलकुलेट की है, डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि आर ओवर वी माइनस बी है, वो यहां इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। तो टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, देन डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू आर वी ओवर बी, टी मल्टीप्लाई में था माइनस पी। ठीक है, वी माइनस बी का एलसीएम लिया तो क्या आ गया, आर टी माइनस पी वी माइनस बी ओवर वी माइनस बी। ठीक है, यहां पर पी वी माइनस बी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर, ये जो है इक्वेशन 5 से जस्ट पीछे नीचे वाला जो इक्वेशन है इससे पुट कर देंगे। तो पी इंटू वी माइनस बी क्या हो जाएगा, आर टी माइनस ए ओवर वी, और ये इधर जाके प्लस ए बी ओवर वी स्क्वायर। तो यहां पर इसकी वैल्यू ये रख दी, माइनस बाहर, आर टी माइनस माइनस प्लस का हो गया, और ये माइनस का हो गया। ठीक है, यहां से देखिए आर टी से आर टी कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों टर्म्स में हमने ए ओवर वी कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन ले लिया, ए ओवर बी। तो हमने पी ओ इसकी वैल्यू कहां से लिखी है, वास्तविक गैसों के अवस्था समीकरण से हमने इसकी वैल्यू लिख दी है। और यहां से आर टी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आर टी कैंसिल आउट होने के बाद हमने क्या किया, यहां से ए ओवर वी कॉमन ले लिया। तो ए ओवर वी कॉमन लेने पर क्या आ गया हमारे पास, देखिए ए ओवर वी कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, यहां पर देखिए सबसे पहले हम बात करें, ए ओवर वी कॉमन लिया तो v माइनस बी ओवर वी माइनस बी, ये एज इट इज है। तो हमारे पास ए ओवर वी कॉमन लेने पर ये वैल्यू आ गई। देखिए ए कॉमन लिया, तो ए ओवर वी कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ गया, वन माइनस ए बी ओवर, ए तो कॉमन आ गया, वन माइनस बी ओवर वी कॉमन आया, क्या आया, यहां बच गया वन माइनस बी ओवर वी, वी एलसीएम लिया तो क्या हो गया, वी माइनस बी ओवर वी, ये वैल्यू आ गई ओवर वी माइनस बी। वी माइनस बी से वी माइनस बी कैंसिल आउट हो गया। देन डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू ए ओवर वी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर आ गया। वास्तविक गैसों के लिए हमने बात की आंतरिक ऊर्जा किसका फलन होती है, ताप और आयतन का। देन यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ वी एंड टी, देन डी यू क्या हो जाएगा, टी को कांस्टेंट रखेंगे तो u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में dv, प्लस v को कांस्टेंट रखते हुए u का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में प्लस dt। मुक्त प्रसार के लिए हमने बात की जो u है उसको क्या लेना है, नियत। जूल थॉमसन प्रसार में h को नियत रहना है, तो du क्या हो गया, जीरो। तो ये पूरा वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आ गया, जीरो। देन इसको इधर भेज दिया तो डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv इक्वल टू दिस बना गया। हमें इक्वेशन में चाहिए क्या, क्योंकि हमारा ईटा क्या था, ईटा था ये वैल्यू थी ईटा की वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू थी ईटा की। तो ईटा इक्वल टू डेल टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी। देन डेल टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी हमें चाहिए, तो देखिए यहां से ये v को इधर डिवाइड में भेजा तो डेल टी ओवर डेल वी क्या आ गया, ये इधर डिवाइड में आ गया, माइनस के साथ माइनस डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओवर, तो यहां से हमने dt ओवर dv या डेल टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी को डिस्कस कर लिया। अब हमें पता है कि विशिष्ट ऊष्मा जो होती है नियत आयतन पर मोलर स्पेसिफिक Cv क्या होती है, डेल क्यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और हमें पता है डेल क्यू
का वैल्यू होता है du प्लस pdv, और वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर pdv टर्म हो जाता है जीरो, तो क्या डेल क्यू क्या बचता है डेल यू। तो डेल क्यू ओवर डेल टी एट वॉल्यूम को क्या लिखा हमने डेल यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, cv पुट कर देंगे, देन हमारे पास डेल टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू ऊपर वाले की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, जो कि डेल यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम थी a ओवर वी स्क्वायर, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई cv। देन आपके पास क्या हो गया, डेल टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी इक्वल टू माइनस a ओवर cv ओवर वी स्क्वायर। जूल गुणांक का यही होता है, तो जूल गुणांक n का वैल्यू ये हमारे पास आ गया -1 ओवर cv a ओवर वी स्क्वायर। इसका मीन्स क्या हुआ, इक्वेशन 11 से क्या कंक्लूजन निकला कि जब a ओवर वी स्क्वायर का मान पॉजिटिव होगा तो ईटा का मान क्या होगा, नेगेटिव, और ईटा का मान नेगेटिव होने का मतलब जूल मुक्त प्रसार में गैस का क्या हो रहा है, शीतलन हो रहा है। तो a ओवर वी स्क्वायर का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो ईटा का मान नेगेटिव होगा, और कौन सी प्रोसेस होगी, जूल मुक्त प्रसार में क्या होगा, शीतलन होगा। ये तो हो गया जूल मुक्त प्रसार और जूल का नियम। अब हम बात करते हैं जूल थॉमसन का सरेंदर डॉट प्रयोग। सरेंदर डॉट प्रयोग में क्या किया, इसने एक छोटे छोटे डॉट्स बना दिए जिसके थ्रू प्रसार किया गया। ठीक है, इसमें क्या किया, जूल और थॉमसन ने, जूल के साथ थॉमसन ने मिलकर एक नई टेक्निक का, एक ऐसी सुग्राही तकनीक का आविष्कार किया जिसमें सरेंदर डॉट प्रयोग कहा गया। इसमें क्या किया गया, सभी वास्तविक गैसों के आणविक आकर्षण बल, वास्तविक गैसों के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है उसके अस्तित्व की पूर्ण रूप से व्याख्या की गई, उसको सिद्ध किया गया। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इस प्रयोग में उच्च दाब वाले क्षेत्र में सरेंदर डॉट द्वारा निम्न दाब वाले क्षेत्र में प्रसारित किया। इसका मतलब सरेंदर डॉट के एक तरफ प्रेशर को पिस्टन के थ्रू बढ़ा दिया, और प्रेशर बढ़ने की वजह से जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो सरेंदर डॉट में होते हुए दूसरी तरफ क्या होते हैं, उधर प्रेशर कम होने की वजह से उधर प्रसारित होते हैं। और प्रसार की उस प्रोसेस में सरेंदर डॉट के दोनों सिरों के मध्य अत्यधिक दाब क्या है, परिवर्तन, एक तरफ दाब बहुत ज्यादा है, एक तरफ दाब बहुत कम है, तो क्या होगा, प्रसार होगा, दूसरी तरफ जाएंगे तो गैस प्रसारित होती है, और अणु प्रसारित होने के बाद एक दूसरे से बहुत अधिक दूर हो जाते हैं। इसका मतलब एक उपरोधि प्रक्रम बन जाता है, उनकी इंटरेक्शन क्या हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है, उपरोधि प्रक्रम बन जाता है। तो जूल थॉमसन प्रसार में एक तो उपरोधि प्रक्रम बनता है, और और वो क्या, इसी से हमें क्या पता चलता है कि गैसों के अणुओं के मध्य कौन सा बल पाया जाता है, आकर्षण बल। वास्तविक गैसों की बात कर रहे हैं, तो गैस के अणुओं के मध्य इन आकर्षण बलों के विरुद्ध के प्रसार में क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। कार्य करना पड़ता है तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कम होती है, आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है, जिससे गैस का क्या होता है, शीतलन। आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी तो टेम्परेचर कम होगा, जिससे गैस का क्या होगा, शीतलन होगा। तो जूल थॉमसन ने अपने प्रयोगों में गैस का शीतलन करते हुए यह सिद्ध किया कि गैसों में कैसा बल पाया जाता है, आणविक आकर्षणों का अस्तित्व होता है। क्योंकि हमने शुरू में भी पढ़ा था, जूल प्रसार में भी, मुक्त प्रसार में भी पढ़ा था, अगर गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल होगा तो प्रसार के थ्रू क्या होगा, शीतलन होगा, अगर प्रतिकर्षण बल होगा तो प्रसार के थ्रू क्या होगा, तापन होगा। और जूल थॉमसन ने यह बताया कि गैसों का शीतलन होता है प्रसार के थ्रू, इसका मतलब उनके मध्य कौन सा बल पाया जाता है, वास्तविक गैसों के अणुओं के मध्य कौन सा बल होता है, आकर्षण बल होता है। ये इसका डायग्राम है। ये क्या लिया गया, जैसे ये एक पिस्टन लिया गया, इस पिस्टन से प्रेशर प्रोवाइड किया गया, गैस पार्टिकल यहाँ थे, वो एम ट्यूब के थ्रू इस पार्टिकल में गए। ठीक है, यहाँ पर उसका इनिशियल टेम्परेचर मेजर किया गया जो कि T1 है। ये बीच में सरेंदर डॉट लगा दिया गया। सरेंदर डॉट को क्या किया गया, एफ है वो रुई से इसको क्या कर दिया गया, उष्मारोधी बना दिया गया, और डी के मध्य रखा गया, लकड़ी के एक बॉक्स के मध्य। इस तरफ प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर को मेजर किया, और जब प्रसार होके दूसरी तरफ पार्टिकल गए, P2 और T2 टेम्परेचर को मेजर किया, तो T2 का वैल्यू T1 से कम आया। इसका मतलब प्रसार के थ्रू, सरेंदर डॉट प्रसार के थ्रू ताप है उसमें कमी हुई, और क्या हुआ, शीतलन हुआ, और इसी प्रसार को क्या बोला गया, जूल थॉमसन प्रसार किया गया। इस पूरे डायग्राम को हम सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे वे। ठीक है, जूल थॉमसन प्रसार में गैस का क्या होता है, मुक्त प्रसार होता है। जूल प्रसार में मुक्त प्रसार होता है, जबकि जूल थॉमसन प्रसार में गैस को कार्य करना पड़ता है। ये हम तो इसकी प्रायोगिक व्यवस्था ये है। इसमें क्या किया गया, देखो यहाँ ये संपीड़ित्र है, ठीक है, कंप्रेसर है जिसमें एक पिस्टन लगाया गया, और गैस को क्या प्रदान किया गया, उच्च दाब, जिससे गैस के ताप में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और जो
संपीड़ित गैस है वो इस सर्पिलाकार ट्यूब एम के थ्रू कौन सी ट्यूब में पहुंच गई, बी ट्यूब में पहुंच गई। बी ट्यूब में पहुंचने के बाद बी ट्यूब को पानी के एक टैंक में रखा गया, जैसे हमने लिख रखा है ना पानी के टैंक में। तो ये बी ट्यूब में जो गैस है T1 टेम्परेचर पर वो पानी के टेम्परेचर को क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी और पानी के इक्वलेंट इसका टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्यूब बी में प्रवेश करवाया, सर्पिलाकार ट्यूब को पानी के टैंक में रखा जिससे संपीड़ित गैस का ताप पानी के ताप को प्राप्त कर सके। ट्यूब बी के अंदर हमने क्या लगा रखा है, ये सरेंदर डोट लगा रखा है। ट्यूब बी के अंदर हमने एक सरेंदर डोट लगाया, छोटे छोटे छिद्र बना दिए। ठीक है, सरेंदर डोट लगाया और उसको उष्मारोधी बनाने के लिए लकड़ी के बॉक्स डी के मध्य रखा और इसके चारों तरफ उष्मारोधी पदार्थ एफ यहाँ पर डिनोट किया है, तो चारों तरफ उष्मारोधी पदार्थ लगा दिया इसको उष्मारोधी बनाने के लिए, ताकि बाहर से उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं हो। सरेंदर डोट के दोनों तरफ का ताप मापने के लिए दो तापमापी लगाई, एक T1 को मेजर कर रही है और एक किसको मेजर कर रही है, T2 को। ठीक है, ये हमने बात किया। मैनोमीटर से हम इसका दाब मेजर कर लेते हैं। सरेंदर डोट में प्रवेश करने वाली गैस का दाब मैनोमीटर से ज्ञात कर लिया जाता है। तो यहाँ से जो प्रवेश करेगी वो तो मैनोमीटर से प्रेशर P1 कैलकुलेट करेगी और जो प्रसार होने के बाद बाहर निकलेगी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाएगी, तो वो वायुमंडलीय दाब के बराबर आपके पास हो जाएगी। ठीक है, तो गैस का दाब जबकि डोट से बाहर निकलने तो प्रवेश करने वाली गैस का दाब तो मैनोमीटर से ज्ञात करेंगे और बाहर निकलने वाली गैस का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। कंक्लूजन क्या निकला कि जूल थॉमसन प्रसार में सभी वास्तविक गैसें सामान्य ताप पर सरेंदर डोट के पश्चात शीतलन प्रभाव दर्शाती है। सभी या अधिकांश बोले सभी की जगह तो ज्यादा अच्छा वर्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस है वो तापन प्रभाव दर्शाती है सामान्य ताप पर। तो जूल थॉमसन प्रसार में सभी वास्तविक गैसें सामान्य ताप पर सरेंदर डोट से गुजरने के पश्चात शीतलन प्रभाव दर्शाती है, बल्कि हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस कैसा दर्शाती है, तापन प्रभाव दर्शाती है। उसका भी रीजन हम डिस्कस करेंगे, व्युत्क्रमण ताप। ठीक है, सरेंदर डोट के सिरों पर दाबांतर बढ़ाने पर डोट से गुजरने के पश्चात गैस के ताप परिवर्तन का मान भी बढ़ता है। तो हम प्रेशर में जो चेंज जितना बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, ताप में भी चेंज बढ़ेगा। नियत दाबांतर पर गैस का प्रारंभिक ताप बढ़ाने, एक चीज यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रारंभिक ताप की एक कंडीशन है, अगर प्रारंभिक ताप बहुत ज्यादा होगा तो शीतलन के मान में कमी प्राप्त होगी। इसका मतलब प्रारंभिक ताप को हम एक फिक्स, एक डेफिनेट वैल्यू, एक सर्टेन वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ेगा और वो सर्टेन वैल्यू को बोला जाता है नियत व्युत्क्रमण ताप, टीआई वैल्यू होती है 2a ओवर आरबी। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। ए और बी यहाँ पर वही कांस्टेंट है। ठीक है, तो 2a और आरबी, अगर प्रारंभिक ताप T1 का मान व्युत्क्रमण ताप Ti से कम होगा तो गैस का क्या होगा, शीतलन। T1 प्रारंभिक ताप का मान अगर व्युत्क्रमण ताप से कम होगा तो गैस का शीतलन होगा, और यदि प्रारंभिक ताप का मान व्युत्क्रमण ताप से ज्यादा होगा तो गैस का तापन होगा। ये कंडीशन है इसकी। ठीक है, तो प्रारंभिक ताप का मान कम होना चाहिए। कम किससे होना चाहिए, व्युत्क्रमण ताप से। उसी के कारण जो अंतिम ताप है वो कम आएगा और शीतलन प्रभाव के द्वारा गैस का क्या होगा, शीतलन होगा, प्रसार के द्वारा गैस का शीतलन होगा, अदरवाइज उसका क्या होगा, तापन होगा। इसका हम थर्मोडायनेमिक्स डिस्कशन करें तो जूल थॉमसन प्रसार का उष्मागति की विवेचन, हमने देखी ये एक सिलेंडर ले लिया सीसी, ये सीसी एक सिलेंडर है, हमने यहाँ ये पिस्टन लगा रखा है ए और इधर ये बी है। ठीक है, ये हमने पिस्टन लगा रखा है। इनिशियल कंडीशन में प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर क्या है, T1। ये सरेंदर डोट है। इन सरेंदर डोट से गुजरने के बाद ये इधर जाता है, प्रसार होता है तो प्रेशर हो जाता है P2, V2 और T2। इन्हीं की बात करेंगे तो हमने वही लिखा, चित्र में क्या लिया, सीसी एक उष्मारोधी सिलेंडर है जिसमें दो घर्षण रहित पिस्टन ए बी लगे हुए हैं। सिलेंडर के अंदर की ओर एक सरेंदर डोट लगा हुआ है। प्रारंभ में सरेंदर डोट के बाईं ओर 1 मोल गैस का दाब, आयतन और ताप हमने क्या माना, P1 V1 T1, और यह गैस उच्च दाब P1 पर संपीड़ित है, क्योंकि दाब पहले क्या है, ज्यादा है और सरेंदर डोट से संपीड़ित है, तो सरेंदर डोट से क्या होगी, प्रसारित होकर दूसरी तरफ पहुंचेगी और गैस का आयतन दाब, आयतन दाब हो जाएगा P2, आयतन हो जाएगा V2 और ताप हो जाएगा T2। ठीक है, अब गैस द्वारा किया गया कार्य dW क्या होता है, P इंटू डेल्टा V। P क्या है, अंतिम PV माइनस प्रारंभिक, तो P2 V2 माइनस P1 V1। अब जूल थॉमसन प्रसार एक रुद्धोष्म प्रसार है, इसका मतलब dq इक्वल टू क्या होगा, जीरो। उष्मारोधी बनाया था ना हमने, तो रुद्धोष्म प्रसार है तो dq क्या हो जाएगा, जीरो। और अपने को पता है dq इक्वल टू क्या होता है, du प्लस dw। ठीक है, dq क्या होता है, du प्लस dw। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, देन dq जीरो हो गया तो du क्या हो गया, माइनस dw। तो माइनस dw क्या हो गया, तो माइनस du क्या हो गया, जो कि dw की वैल्यू थी P2 V2 माइनस P1 V1।
अब du क्या होगा, अंतिम आंतरिक ऊर्जा माइनस प्रारंभिक, तो U2 माइनस U1 तो होगा du, माइनस लगा हुआ तो क्या हो जाएगा U1 माइनस U2। ये हमारे पास आ गया 1 1 वाले टर्म हमने एक तरफ ले लिए, तो U1 प्लस P1 V1 इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। इसका मीन्स ये हुआ कि फर्स्ट स्टेट की जो U प्लस PV है वो सेकंड स्टेट की U प्लस PV के इक्वलेंट है। इसका मतलब U प्लस PV जो कि क्या होती है एंथैल्पी, वो क्या होगी नियत। और हमने यही बात की थी कि जूल थॉमसन प्रसार में या सरेंडर डॉट प्रयोग में एंथैल्पी नियत रहती है और मुक्त प्रसार में आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है। तो जूल थॉमसन प्रसार में गैस की एंथैल्पी क्या रहती है, H इक्वल टू यू प्लस पीवी नियत। दो चीजें यहां पर आई, जूल थॉमसन प्रसार में एंथैल्पी नियत रहती है और ये कैसा प्रक्रम बनाता है, उपरोधी प्रक्रम बनाता है। ठीक है, यहां पर समीकरण एक से क्या स्पष्ट हुआ, देखो अगर P2 V2 का वैल्यू P1 V1 से ज्यादा होगा देन U1 क्या होगा, ग्रेटर देन U2। इसका मतलब प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा अंतिम आंतरिक ऊर्जा से ज्यादा होगी। प्रारंभिक ज्यादा होगी इसका मतलब टेम्परेचर भी प्रारंभिक ज्यादा होगा और अंतिम कम होगा, इसका मतलब शीतलन होगा। तो आंतरिक ऊर्जा में क्या कमी होगी, तो इसमें क्या होगा, शीतलन। रिवर्स केस कर दे, P1 V1 ग्रेटर देन P2 V2 तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, इसका मतलब ताप भी बढ़ेगा तो तापन होगा। और अगर दोनों बराबर हो जाए P1 V1 इक्वल टू P2 V2 तो आंतरिक ऊर्जा बराबर हो जाएगी, इसका मतलब जूल थॉमसन प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। जब आंतरिक ऊर्जा नियत होती है तो जूल जो मुक्त प्रसार है वो होता है। ठीक है, H इक्वल टू यू प्लस पीवी जूल थॉमसन प्रसार में क्या रहेगा, नियत। देन डी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस पी डीवी, पी को कांस्टेंट ले लिया, वी को कांस्टेंट लेंगे तो वी डीपी हो जाएगा। हमें पता है डी यू प्लस पी डीवी क्या होता है, टीडीएस के इक्वलेंट होता है। तो डी एच क्या हो गया, टीडीएस प्लस वीडीपी, और एच कांस्टेंट है तो इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया हमारे पास। अब गैस की एंट्रोपी की बात करें, क्योंकि हमें डीएस निकालना है यहाँ पर। गैस की एंट्रोपी प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन होती है, तो एस इक्वल टू एस पी टी। तो ds क्या हो जाएगा, s का p के रेस्पेक्ट में t को कांस्टेंट लेते हुए dp प्लस s का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन p को कांस्टेंट लेते हुए dt। तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड से इसको लिख सकते हैं। ये ds का मान आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो t से ds, तो इस पूरे को, ये पूरा जो टर्म है ये ds से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने देखिए पूरे टर्म को ds से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस vdp एज इट इज, और वैल्यू किसके इक्वल थी, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो dh जो कि जीरो के इक्वल है, यहां से ये वैल्यू, यहाँ डीपी जो के जो टर्म है वो पास कर लिए, तो यहाँ ये वी कॉमन आ, डीपी कॉमन लेने पर ये क्या आ गया, टी डेल एस ओवर डेल पी। जहां देखो यहाँ पर भी डीपी वाला टर्म है और ये भी डीपी वाला टर्म है, तो यहाँ इन दोनों को हमने क्या कर लिया, एक साथ लिख के डीपी कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास टर्म आ गया। ये आ गया डी एच इक्वल टू, ये कांस्टेंट है ये तो हमें पता ही है, टी डेल एस को क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू, ये हमारे पास आ गया। और हमें पता है नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा डेल क्यू ओवर डेल टी एट पी होती है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सीपी। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, सीपी। तो आपके पास डी एच क्या आ गया, टी डेल एस ओवर डेल पी टी प्लस वी डी पी प्लस सीपी डी टी इक्वल टू जीरो। मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन यूज में ले रहे हैं, वो क्या कहता है, डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हमें बोलता है। तो यहां पर वैल्यू रख दीजिए, ये डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डेल वी ओवर डेल टी। तो ये टर्म माइनस का हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख दिया वी, ये माइनस का टर्म कन्वर्ट हो गया डीपी प्लस सीपी डी। ठीक है, यहां से ये वैल्यू आ गई, हमें चाहिए डेल टी ओवर डेल पी, तो ये डी टी यहाँ और सीपी यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू को, इस वैल्यू को हम इसके डिवाइड में ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, डेल टी ओवर डेल पी। डी को डेल में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि एंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट है, तो डेल टी ओवर डेल पी, तो ये सीपी कहाँ जाएगा, डिवाइड में। और माइनस आ रहा है तो इसको माइनस वाले को प्लस कर दो, प्लस वाले को माइनस कर दो, तो क्या आ गया, वन ओवर सीपी टी डेल वी ओवर डेल टी पी माइनस वी। और अपने को पता है डेल टी ओवर डेल पी क्या होता है, अगर यू कांस्टेंट होता तो क्या होता है, ईटा जो कि जूल गुणांक था, और एंथैल्पी कांस्टेंट है तो म्यू एच जूल थॉमसन गुणांक बोलेंगे, एच लगाते हैं नियत एंथैल्पी के लिए, इसको क्या बोलेंगे, जूल थॉमसन गुणांक। तो ये जूल थॉमसन गुणांक आ गया हमारे पास से। तो स्थिर एंथैल्पी पर दाब के सापेक्ष ताप में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, स्थिर एंथैल्पी पर दाब के सापेक्ष ताप की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं। ये हमारे पास जूल थॉमसन गुणांक का आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये अलग अलग केस में, एक बार तो आदर्श गैस के लिए देखेंगे, देखते हैं कि आदर्श गैस का जूल थॉमसन प्रसार होता है या नहीं होता। वैसे तो नहीं होता, हम प्रूव करेंगे इस चीज को। तो आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण क्या होता है, पीवी इक्वल टू आर टी। तो यहाँ से आर बाई पी इक्वल टू क्या गया, वी, तो डेल ओवर डेल टी पीवी
कांस्टेंट पी रखते हुए डेल ओवर डेल टी आर टी कांस्टेंट पी रखते हुए, तो क्या आ जाएगा, पी कांस्टेंट है तो डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू आर। ठीक है, यहां से क्या आ गया, डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू आर बाई पी। आर बाई पी आ गया और आर बाई पी की वैल्यू क्या थी, वी बाई टी, और ये वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए। डेल वी ओवर डेल टी कांस्टेंट प्रेशर, इसकी वैल्यू क्या आई, वी बाई टी, तो टी से टी कैंसिल आउट, तो वी माइनस वी क्या दे देगा, जीरो दे देगा। तो वैल्यू रखने पर देखो वी बाई टी, टी से टी कैंसिल आउट, वी माइनस वी जीरो दे देगा। तो जूल थॉमसन गुणांक आदर्श गैसों के लिए कितना आया, जीरो। इसका मतलब आदर्श गैसें जूल थॉमसन पर प्रभाव प्रेक्षित नहीं करती हैं। तो वास्तविक गैसों के लिए चेक कर लेते हैं। वास्तविक गैसों के लिए देखिए जूल थॉमसन गुणांक क्या होगा। वास्तविक गैसों का अवस्था समीकरण ये होता है, देन पी प्लस ए ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, आर टी ओवर वी माइनस बी। ठीक है, इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इक्वेशन 8 का। पी को कांस्टेंट लेना है तो पी का जीरो, ए ओवर वी स्क्वायर का इसके रेस्पेक्ट में क्या हो चाहिए, इसका कर दो कंप्लीट। पी को कांस्टेंट ले लिया, ए ओवर वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पहले तो देखो वी स्क्वायर पावर का करेंगे, वी की पावर माइनस टू का क्या होगा, माइनस टू ओवर वी क्यूब, ए कांस्टेंट है, फिर वी का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में तो डेल वी ओवर डेल टी कांस्टेंट प्रेशर, आर एज इट इज। ठीक है, यहाँ टी ओवर वी माइनस बी का करेंगे तो सबसे पहले टी का टी के रिस्पेक्ट में वन, वी माइनस बी कांस्टेंट, माइनस टी का करेंगे, टी का कर दिया, टी कांस्टेंट, वी माइनस बी का करेंगे तो बी तो कांस्टेंट है, डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर और अपॉन वाली वैल्यू का होल स्क्वायर, फर्स्ट अपॉन सेकंड का हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिया। देन यहाँ पर क्या आ गया, ये तो वैल्यू एज इट इज। ठीक है, यहाँ देखो ये वैल्यू को इस तरफ ले आओ, माइनस आर टी डेल वी ओवर डेल टी ओवर वी माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हम इधर ले आए क्योंकि डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इन दोनों टर्म्स में है और इनको एक साथ लेके हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, आर ओवर वी माइनस बी। देन डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या आ गया, आर ओवर वी माइनस बी। ये पूरा का पूरा क्या आ गया, डिवाइड में, माइनस वाले को बाद में लिख दिया, प्लस वाले को पहले लिख दिया। देन इसको टी से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर, आर ओवर, यहाँ से देखिए टी से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, आर वी माइनस बी। ठीक है, ओवर वी माइनस बी का होल स्क्वायर, आर कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया वन, माइनस यहाँ टू ए ओवर वी क्यूब, और यहाँ देखिए वी माइनस बी स्क्वायर कॉमन लिया था तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और आर टी, आर भी कॉमन ले रखा है बाहर तो आर डिवाइड में, और टी ऊपर था जो यहाँ पर आ गया। हमने पूरी कैलकुलेशन कर दी है, कैलकुलेशन आप देखेंगे इजीली एक्सप्लेन हो जाएगी। टी डेल वी और डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर आपके पास क्या हो गया, वी माइनस बी, आर से आर कैंसिल आउट, ये ऊपर चला गया, एक वी माइनस बी से वी माइनस बी का टर्म कट गया, ये आपके पास आ गया। अब वॉल्यूम है वो वेरी मच ग्रेटर देन कांस्टेंट है बी, तो वी माइनस बी का होल स्क्वायर को हम इक्वलेंट मान सकते हैं वी स्क्वायर के। देन वी माइनस बी ऊपर वाला एज इट इज और होल स्क्वायर वाले टर्म को ये मान लिया हमने, तो ये आपके पास क्या आ गया, वी माइनस बी, वन माइनस टू ए वी क्यूब से वी स्क्वायर कट गया, वी आर टी, ये वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और द्विपद प्रमेय लगा देंगे, तो द्विपद प्रमेय में ये माइनस वन पावर और द्विपद प्रमेय में माइनस वन मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो प्लस वन हो जाएगी। इसको सोल्व कर दिया, वी माइनस बी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, वी वेरी मच ग्रेटर देन बी है तो इस वैल्यू को हमने क्या मान लिया, नेग्लेक्ट कर दिया। वी वेरी मच ग्रेटर देन बी है तो वी डिवाइड में होने की वजह से इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। देन हमारे पास क्या आ गया, टी डेल वी ओवर डेल टी वी माइनस बी प्लस टू ए ओवर आर टी, ये वैल्यू वहां पर पुट कर दी, वन ओवर सी पी एज इट इज वी माइनस बी, और डेल पी ओवर इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने ये पुट कर दी टू ए ओवर आर टी। ठीक है, माइनस, तो ये आपके पास ये v माइनस बी ओवर टू ए ओवर आर टी एज इट इज, और माइनस में क्या था v, क्योंकि ये फॉर्मूला था हमारे पास, देखिए फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, वन ओवर सी पी एज इट इज, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली माइनस वी, तो म्यू एच का फॉर्मूले में हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास क्या गया, वन ओवर सी पी, उसकी वैल्यू ये थी किसकी, डेल टी ओवर टी डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू माइनस वी, वी से वी कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये जीरो नहीं है इस बार, इसका मतलब वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान नहीं होगा। अब कंडीशन देखना, टू ए ओवर आर टी अगर लेस देन बी होगा, उस कंडीशन में म्यू एच क्या आएगा, लेस देन जीरो। ठीक है, म्यू एच लेस देन जीरो का मीन्स ये है कि ताप में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो गैस के दाबांतर में कमी करने पर ताप में क्या होगी, वृद्धि होगी। टू ए ओवर आर बी लेस ग्रेटर देन टी है, इसका मतलब इनिशियल टेम्परेचर है वो टू ए और आर बी था, व्युत्क्रमण ताप, व्युत्क्रमण ताप से इनिशियल ताप क्या है, ज्यादा है, तो म्यू एच क्या आएगा, लेस देन जीरो, और गैस के दाबांतर में कमी मतलब प्रसार करने पर ताप में वृद्धि होगी तो गैस का तापन होगा। अगर टू ए ओवर आर टी ग्रेटर देन बी है, या ऐसे लिख दें टू ए और आर बी जो कि व्युत्क्रमण ताप है, व्युत्क्रमण ताप का मान प्रारंभिक ताप से ज्यादा है, मतलब प्रारंभिक ताप व्युत्क्रमण ताप से कम है तो म्यू एच का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगा।
इसका मतलब प्रसार करने पर क्या होगा, तापांतर में कमी होगी, गैस का क्या होगा, शीतलन होगा। और टी का मान अगर व्युत्क्रमण ताप के बराबर हो जाए तो जूल थॉम्पसन प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। और टी इक्वल टू 2a और आरबी को क्या कहते हैं, व्युत्क्रमण ताप। तो म्यू एच को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं 1/Cp Ti/T, क्योंकि 2a और आरबी की जगह ये वैल्यू रख दी, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास कंडीशन है और ये इसका क्या बन गया, ग्राफ बन गया व्युत्क्रमण ताप के साथ। प्रेशर टेम्परेचर कर्व को हमने ये बना दिया कि